ये वही पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो कभी ये कहती थी कि हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। जी मैं वही हूँ। उस वक्त में जो चीज़ सही लगा, क्योंकि किसी को समझाना भी बिल्कुल नामुमकिन है यहाँ पे। नीतीश कुमार जी से इतनी नफरत क्यों है आपको, जैसा लग रहा है हमको? नहीं, ये बात नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, आपको लग रहा है? मुझे ये लगता है, स्ट्रांगली लगता है, जो मैंने 2020 में भी व्यक्त की थी अपनी बातें, कि एक रिटायरमेंट एज होता है। पलायन, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। शिक्षा, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है? आप पहले पत्रकार हैं जो मुझसे ये मुद्दे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, हम वहाँ गए थे। 10 किलोमीटर के आसपास कोई अस्पताल नहीं है वहाँ पे। बाढ़ में कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। उस समय हमने वीडियो भी लगाया था, कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। तो ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बिहार में, लेकिन धरातल पे कुछ है नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है, दिखावा करने के लिए हमने मिथिला। एसपी जी को आपका कागज हाथ लग गया क्या, प्लानिंग वाला? सबको ही लगा होगा कुछ ना कुछ। कागज नहीं, वो नहीं लग सकता, वो तो यहाँ है। वो यही है, उसके लिए हम हाथ में लगने पड़ेंगे ना। काले कपड़ों में मास्क वाली लड़की जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया, विधानसभा चुनाव में उतर गई और अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पम प्रिया चौधरी की। हमारे बगल में मौजूद हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी मिथिला की बेटी हैं। पिता इनके विनोद चौधरी पूर्व एमएलसी और जदयू के नेता रह चुके हैं। इनके दादा चाचा सभी राजनीति में हैं। लंदन से पढ़ाई के बाद बिहार के नवनिर्माण की चाहत को लेकर के वापस लौटी और द प्लूरल्स पार्टी का निर्माण किया, जिसका चुनाव चिन्ह उड़ता हुआ घोड़ा है। सीधी बातचीत करेंगे मैम आपसे। बिहार को बिहार बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले लोगों के अंदर जो बिहारी मर गया है उसको जगाना होगा। हमारे यहाँ आजकल ऐसा होता है कि बड़ी बिहारी होने की, गर्व होने की बातें होती हैं जी। लेकिन ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि बिहारी नाम का मतलब क्या है। वो कौन सी चीज़ है जिससे कि गर्वान्वित महसूस करने की ज़रूरत है, और उसको फिर से जगाना पड़ेगा। हमने 2020 में भी कोशिश की। हमने जा के जो हमारे पास जितनी भी धरोहर है वो लोगों को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है, खास करके जो आज के बच्चे हैं उनको लगता ही नहीं है कि बिहार को बदला जा सकता है। तो वो एक बहुत फेमस सी एक लाइन है जो एक डायोजनीस थे, उन्होंने कहा था कि दिन में चिराग लेके आदमी ढूंढ रहा हूँ। तो मैं भी उसी तरीके से दिन में चिराग लेके बिहारी ढूंढ रही हूँ। बिहार की मूल समस्या आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए बिहार में? देखिए, सबसे ज़रूरी जो आज के दिन बिहार में कभी तो करना पड़ेगा ना। या तो हम जीवन भर, या हम तो नहीं रहेंगे, आप और मैं एक दिन नहीं रहेंगे जी, लेकिन बिहार जो जिस जगह पे पहुंच गया है उसमें कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो हम 28वें नंबर पर ही रह जाएंगे। और वो है इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे पिछले कई वर्षों में जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन था, जो कि आज़ादी के वक्त में बना था, जो शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, पूरा एक जो सिस्टम बनाया गया था डेमोक्रेसी का, वो बर्बाद हो चुका है। और पिछले कई वर्षों में ये धीरे धीरे और गर्त में चलता चला जा रहा है। हर चीज़ है, 3 टियर सिस्टम है, नीचे तक लोग हैं, लेकिन कोई अगर एक मामूली से भी शिकायत हो तो सुनने के लिए कोई नहीं है। जब तक कि आपके पास फ़ोन पे दबंग लोगों का कांटेक्ट नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम चौपट है। इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, तगड़े इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मामूली सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो तो तोड़ने ही पड़ेंगे, जो आसानी से करने वाली चीज़ें होती हैं, जिससे बिल्कुल तत्काल लोगों को राहत मिले। लेकिन इस साल अगर हमने इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए सरकार नहीं चुनी तो एक और जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है कौन सी सरकार चुननी चाहिए लोगों को? द प्लूरल्स पार्टी की? सबसे पहले तो देखिए, एक किसी व्यक्ति की सरकार बनना आज देश की रियलिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अब आप इसको जो कह दीजिए, जैसे कह दीजिए, कितना भी नाच कूद लीजिए, एक व्यक्ति की सरकार बनना मुश्किल है। और जैसा कि आप हमारे पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्लूरल नाम है। प्लूरल्स
नाम ही हमने इस वजह से रखा है क्योंकि प्लूरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जिसका मतलब ही होता है कि एक प्रेशर ग्रुप या एक ग्रुप नहीं है। समाज की असलियत ये है कि उसमें कई ग्रुप्स हैं, और ये चाहत रखना कि सिर्फ किसी एक ग्रुप को आगे बढ़ाना है, उससे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबको आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी, साझेदारी वाली सरकार, जो सभी भिन्नताओं के बाद भी एक टेबल पे साथ में आके बैठे, एक शिष्टाचार का संबंध बनाए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए। अगर बदलाव करना है, हमने 2020 में पहली बार, देखिए हमारा तो शोध का विषय ही बिहार की राजनीति रही है, हमने थीसिस ही इस पे लिखा है, वो भी प्राइमरी रिसर्च करके। तो हम जानते हैं कि वोटिंग पैटर्न्स क्या है बिहार में। 2020 से पहले, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि हम बस बिहारी हैं या किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं तो हमारे खून में राजनीति है, नहीं। हमने उस पर पढ़ाई लिखाई की है, रिसर्च किया है, प्राइमरी रिसर्च किया है, लोगों से बात किया है। 2020 से पहले बिहार में बदलाव की कोई बात नहीं होती थी जी। हम पहली पार्टी थे जिन्होंने जिसने बदलाव कुछ होता है, उसकी जरूरत है, इसकी बात की, तो सबने बदलाव को जुमला बना दिया। लेकिन मात्र बदलाव की जरूरत नहीं है, सार्थक बदलाव की जरूरत है। और पहला जो एजेंडा होना चाहिए इस साल का, क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा, अब तो वो वक्त आ गया है ना बिहार में जब नए नेता चुनने पड़ेंगे। कोई तो अमृत खा के नहीं आया है, तो अब वो वक्त आ गया है कि रिटायरमेंट एज आ गया है जितने भी माननीय लोग हैं उनका, और अब नए लोगों को राजनीति में मौका देना पड़ेगा, नई साझेदारी बनानी पड़ेगी। सभी युवाओं को जो किसी भी धर्म जाति के हो, उनको मिल के बिहार का निर्माण करने के लिए आना पड़ेगा। हमने पुष्पम प्रिया चौधरी को 2020 के चुनावों में भी सुना था, देखा था। ये वही पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो कभी ये कहती थी कि हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। जी, मैं वही हूँ। उस वक्त में जो चीज़ सही लगा, क्योंकि किसी को समझाना भी बिल्कुल नामुमकिन है यहाँ पे। अब या तो आप बैकडोर राजनीति करिए जो यहाँ पे होती है, और वो बहुत आसान था हमारे लिए, आप समझदार आदमी हैं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल। या तो आप वो करिए, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। हम बिहारियों के अंदर एक विरोधाभास भी है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते जो दूसरी पार्टियां कर रही, और उसमें सबसे हंसी की बात हमें ये लगती है कि 2020 के बाद से तो सभी पार्टी हमें ही कॉपी कर रही है। मतलब अगर आप ये कहें, वो कहते हैं ना आइडिया जनरेटर, और हम वही कर रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, और दूसरे लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। फिर भी आप ये चाहते हैं कि हम वही करें जो दूसरे लोग कर, जैसे रैली करिए, पोस्टर लगाइए, और जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं कि ये सबसे बदलाव नहीं होता। ये जो विरोधाभास है अपने अंदर, ये हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, कि वही सारी चीज़ें करके बदल देंगे, कभी नहीं बदलेगा। अगर आज हमने वही सारी चीज़ें की और हम एक दिन वहाँ पे जाके बैठे तो कैसे बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। मुख्य रूप से 3 मोर्चे हैं बिहार में चुनाव को लेकर के। जो पार्टियां हैं, एक एनडीए है, इंडिया है, और एक प्रशांत किशोर ने नई एंट्री मारी है। तीनों गठबंधन में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट अगर आपको जाने का मन करे तो किसको चुनेंगे आप? देखिए, अगर मैं आपको शहरों के कॉन्वर्सेशन से हट के, शहरों में जो डिस्कशन होते हैं ड्राइंग रूम में, उनसे हट के अगर मैं आप ग्राउंड की रियलिटी बताऊं, जो वोटिंग पैटर्न हमारे यहाँ होता है, 2 ही गुट हैं। और आप भी राजनीति जानते हैं, चुनाव के वक्त में पोलराइजेशन होगा। बिल्कुल होगा। यही कारण है कि हमारे सारे वोट आए नहीं, तो वो होगा, उसको नहीं बदला जा सकता। तो आज भी 2 ही गुट हैं, उन 2 गुटों पे चर्चा करने की ज़रूरत है। ये सब स्मोक स्क्रीन है, और मेरे ख्याल से शायद वो खुद भी ये बात जानते ही हैं, थर्ड अलायंस तो कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो थर्ड अलायंस। और वो ये खुद जानते होंगे, तभी तो 2026 में हमें पता चला कि कहीं तमिलनाडु में कोई नेता हैं, नया बने हैं, उनका जो चुनाव का ठेका है वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये असलियत वो भी जानते हैं, 2 गुट हैं, उन 2 गुटों में बदलाव की ज़रूरत है। अगर उन 2 गुटों में से किसी के भी मन में वहाँ पे जाके सरकार बनने की सोच है, तो बदलाव की ज़रूरत मुख्यमंत्री की है या फिर गठबंधन की है? दोनों की। आप अभी के जो सिनेरियो हैं उसमें अगर आप जितनी भी पार्टियां हैं उसका अगर आप आंकलन करिए, न्यूट्रल होकर अगर आंकलन करिए, तो दोनों के लिए ही मुश्किल है। और अगर आप पिछले चुनाव के रिकॉर्ड देखिए, पिछले चुनाव में तो ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश जी के खिलाफ, ज़बरदस्त था। बिल्कुल। और हमने आके एक पूरा बदलाव का माहौल भी बनाया।
जिसका सारा फायदा राजद को हुआ फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उनका जो आप कह सकते हैं जो पूरा कुआं था वो ज़्यादा बड़ा था। तो जिसका बड़ा कुआं होगा, जब बदलाव की बात होगी तो उसको फायदा हुआ, उनको फायदा हुआ। लेकिन वोट मार्जिन भी बहुत कम कम रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो इनको नया करना पड़ेगा, और नीतीश जी के चेहरे से जाएंगे तो और भी नुकसान होगा। मतलब आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं जिन पे जंगल राज का आरोप लगा है, जिनकी पार्टी पे? देखिए, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आज ऐसा भी हो गया है कि अगर आप कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते, अब अगर आज हमने मोदी जी के बारे में कुछ भी अच्छा बोल दिया तो एक टैग लग जाएगा कि आप ये हैं, ये हैं, ये हैं। अगर तेजस्वी जी के बारे में कुछ भी अच्छा बोल दिया तो एक टैग लग जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि एक समझदार व्यक्ति के रूप में न्यूट्रल होकर बात करने की ज़रूरत है। और न्यूट्रलिटी से अगर हम बात करेंगे तो ये है कि दोनों ही लोगों को, चाहे वो ये गुट हो या ये गुट हो, चाहे वो जंगल राज हो या गुंडा राज हो, जो भी आपको जिसको आपको जो भी कहना है, ऐसे कहती है विरोधी उनकी उनको जी। तो इनको जंगल राज ये लोग कहते हैं और ये लोग उनको गुंडा राज कहते हैं। कुछ नया लाना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी से इतनी नफरत क्यों है आपको, जैसा लग रहा है हमको? नहीं, ये बात नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, हमने नीतीश जी को बचपन से देखा है। वो जब भी दरभंगा आए, जब भी आए जी, जिस दिन से वो एमपी बने उस दिन से लेके जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब तक वो दरभंगा में आए वो हमारे ही घर पे रुकते थे, और हमने उनको बचपन से देखा है और हमें उनके प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर आदमी का एक कैरेक्टर हो, जैसे आपका एक कैरेक्टर होगा। शायद आपने जब सोचा होगा कि मैं नौकरी करूंगा और आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि परिवार में नौकरी करना है या परिवार के बाहर, तो आपने चुना होगा कि परिवार के बाहर करेंगे। और जिस दिन आप नेता बनते हैं उस दिन आप इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है। मुझे ये लगता है, स्ट्रांगली लगता है, जो मैंने 2020 में भी व्यक्त की थी अपनी बातें, कि एक रिटायरमेंट एज होता है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में। जो पहले 10 साल थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। लेकिन अब हो गया है, अब उनके साख पे भी उसका असर पड़ रहा है, उम्र का असर पड़ रहा है। यहाँ पे तो विरोधियों को, अब जैसे हमारे मास्क के बारे में भी बातें होती, जब हम मास्क नहीं लगाते थे तो हमारी शक्ल के बारे में बातें करते थे, अब मास्क लगाते हैं तो मास्क के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ तो लोगों को मुद्दा चाहिए, उसमें एक उम्र हो गई है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी पार्टी में कोई लीडर नहीं बनाया, वो नहीं बना पाए, तो अब जाने का वक्त है। मिथिला से आती हैं आप। मिथिला की समस्या, सबसे बड़ी समस्या मिथिला की है बाढ़। इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। पलायन, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। शिक्षा, इस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है? आप पहले पत्रकार हैं जो मुझसे ये मुद्दे पूछ रहे हैं, तो हम ये भी एक चीज़, मुझे एक मौका मिला है, ये अवसर मिला है कि हम ये भी बोले कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकार भाइयों की भी है। इन मुद्दों पे ये लोग कुछ एक्शन करें उसके लिए। लेकिन आप पहले पत्रकार हैं जो हमसे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पूछ रहे हैं। बाढ़ की समस्या का निदान करना, ऐसे नहीं चलती सरकारें। आपने पूरा एक जो आपके राज्य का भाग है उसको डूबने के लिए छोड़ दिया हुआ है। और सिर्फ डूबना यहाँ पे पॉइंट नहीं है, कट जाता है, घर का घर कट जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे बाढ़ आते जा रहा है, जमीन चले जा रहा है, ऐसी हालत है और कुछ नहीं होता। जब हम बाढ़ का दौरा किए 2021 में, ये भी भूल जाइए, हम आपको एक बेसिक चीज़ बताते हैं। सांप आता है, सांप आता है, सांप के काटने की वजह से कितनी जानें जाती हैं। एंटी वेनम तक अवेलेबल नहीं है, बट इनके बारे में बात नहीं करना है। आप मुझे बताइए, नए हो पुराने हो, आज तक हमारे अलावा इन चीज़ों के बारे में किसने बात की है? कोई बात नहीं करता। बेसिक चीज़ें नहीं है। मिथिला की तो चौपट बाढ़ नियंत्रण करना पड़ेगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ ऐसे, अब तो ऐसे दिन आ गए हैं, सी के बीच से लिंक निकला है, हमारे देश में निकला है ना। हमने पहले भी कही थी कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे अब बारिश हो रही है। डैम बनाने का प्रोजेक्ट था, क्या हुआ उसका? था ना प्रोजेक्ट, बिल्कुल। उस पर कितनी बार नीतीश जी ने बंगाल से बात की, कितनी बार नेपाल से बात की? सिर्फ बकवास करना है। और एक ये भी दुर्भाग्य है कि हम जब भी काम की बातें उनसे करें तो ये बात कहना कि हम 20 साल पहले क्या था, ये तो साफ लगता है कि एक्सक्यूज़ है। और मिथिला की सिर्फ इतनी ही समस्या नहीं है,
मिथिला में आज तक दरभंगा ही एकमात्र जगह है जहाँ की हॉस्पिटल है। मतलब अगर आपको मधुबनी में इलाज कराने की जरूरत पड़े तो दरभंगा आना पड़ता है। इवन छोड़ दीजिए, मैं समस्तीपुर गया था। समस्तीपुर जिले में एक जगह है महानार विधानसभा में, वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, हम वहाँ गए थे। 10 किलोमीटर के आसपास कोई अस्पताल नहीं है वहाँ पे। बाढ़ के में कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। उस समय हमने वीडियो भी लगाया था, कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। तो ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बिहार में, लेकिन धरातल पे कुछ है नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है, दिखावा करने के लिए। हम मिथिला से हैं, तो एक तरीके का इन लोगों को हमारे आने के बाद से इनसिक्योरिटी भी महसूस हुआ है। तो उसमें ये लोग क्या बना पाए हैं, तो इन्होंने एक बनाया वहाँ पे एयरपोर्ट। गरीबों की ये लोग बातें करते हैं, उसमें ये लोग एयरपोर्ट बनाए हैं गरीबों के लिए काम करने के लिए, समझ रहे हैं ना। और वो उसको देखिएगा आप तो ऐसा लगता है कि बाहर विदेशों में जो घोड़ों का स्टेबल होता है, अस्तबल जिसको बोलते हैं, उससे भी बदतर उसकी हालत है। धूप में बैठाते हैं पैसेंजर्स को, और क्या न क्या। एक तो गरीबी के नाम पे एयरपोर्ट बनाते हैं और इसी तरीके की इनकी सेवाएं हैं। कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। और जब हम 2020 में चुनाव लड़े, हमने बिस्फी से भी चुनाव लड़ा था जी, बिल्कुल। तो हमें हाल फिलहाल में ही पता चला कि वहाँ के जो इनके भाजपा के जो भी हमारे खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने कुछ अपना गाना भी बनाया था, गाना वाना बनाया कुछ कि हम विदेशी हैं और ये तो देशी ही हैं। अरे आप इतने वर्षों से बिस्फी में रह के कौन सा ध्वजा लहरा दिए? आप देशी होके और हम विदेशी होके आप क्या कर लिए? आप तो वहीं जन्मे, वहीं सब कुछ किए। चुनाव के वक्त में ड्रामा करते हैं, क्या कर लिए? विद्यापति का नाम लेते हैं, पता नहीं किस मुंह से ये लोग विद्यापति का नाम लेते हैं। क्या कर लिए? विद्यापति जी के लिए क्या कर लिए? आपने क्या स्कूलों की हालत बेहतर कर दी? ज्ञान के ही द्योतक है ना वो, तो आप स्कूलों की हालत बेहतर कर पाए क्या? इनका सारा ध्यान बस यही है कि हम किसी भी तरीके से मुखर नहीं, क्योंकि हमें तो 20 साल पहले की दुआएं नहीं दे पाएंगे। तो अजूल फजूल की बातें करना, हमारी शक्ल के बारे में सब कुछ, जो भी बेकार की बातें करना। एक और मुद्दा छूट रहा है, भ्रष्टाचार पे पुष्पम प्रिया चौधरी क्या सोचती हैं? बिहार में चरम सीमा पे है, पूरा सिस्टम चौपट है। वही तो हम जब कहते हैं कि स्लेट को क्लीन करना पड़ेगा, तभी कोई भविष्य है। मान लीजिए कि आपको सीएम बना दिया जाए, कितना समय लग जाएगा इन सभी चीज़ों को ठीक करने में? देखिए, अगर हम कैसे कर पाएंगे आप? हम आपको ऑनेस्टली अगर बोले, हम जब 2020 में आए थे तो ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गए थे, एक प्लान बना के आए थे। कुछ तो प्लान हो, उस पर कामयाब नहीं हो पाए। हमने एक मैनिफेस्टो भी बनाया था, वो लोगों को लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे होंगी। किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं है आज के डेट में कि सीएम का पावर क्या होता है। किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं है आज के डेट में कि हम लोगों को सेंटर से कितना पैसा आता है और कितना पैसा लौटा दिया जाता है। आपने तो देखा ही है ना, अभी ही देश में आप देख लीजिए, साउथ जो सरकारें हैं उन्होंने कितना पैसा लिया है मोदी जी से, और हमारे यहाँ तो इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई। सिर्फ 20 साल पहले की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तुरंत आते ही जो करने की ज़रूरत है वो है लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे व्यवस्था ऑलरेडी है, हर चीज़ की पॉलिसी है। मतलब बाढ़ में तो आपको कंघी देने की भी पॉलिसी है, तेल देने की भी पॉलिसी है, लेकिन कुछ भी लागू ही नहीं होता। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनी हुई है सेंटर के द्वारा, बट कुछ भी लागू ही नहीं होता। जहाँ जरूरत होता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, गोडाउन में रखा सड़ जाता है या वहीं से बिक जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो ऑलरेडी सिस्टम है, अगर उस पर 45 विभाग अच्छे से काम ही कर ले, जिसके लिए लॉ इन्फोर्स करने की ज़रूरत होगी, एक ऐसे व्यक्ति को बैठने की ज़रूरत होगी जो सिर्फ लेन देन में अपने संबंध नहीं बनाए, चाहे किसी भी प्रकार का लेन देन हो। हम लोग सभी चीज़ जानते हैं कि नीतीश जी ईमानदार आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक मोरल करप्शन भी होता है। अगर मैं ये जान रही हूँ कि ये जो बंधु हैं ये क्या सब कर रहे हैं और उस पर मैं मौन हूँ, तो वो भी करप्शन के ही दायरे में आएगा। तो वैसा लॉ इन्फोर्स तुरंत करना पड़ेगा, महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो नेता ही नेता के बारे में अंट-संट बोल रहा है, लुच्चों की एक फौज बनाए हैं ये सब बदलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सिस्टम बनेगा, इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और सब संभव है। आपको लगता है कि 50% भागीदारी महिलाओं की है, 50% भागीदारी उनको जेन्युइनली मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। और ये फालतू की नई नई चीज़ें, रिजर्वेशन देंगे, नहीं चाहिए रिजर्वेशन जिनको मिला है उस पर आप अच्छे से लागू कर दीजिए। रिजर्वेशन से क्या होगा? क्या हुआ है? ये मुखियापति का, मुखियापति अब कायदे से एक पोस्ट है। गाड़ी में
पूरा लगा हुआ है। बताइए, मतलब करप्शन की तो सीमा है। इस रिजर्वेशन का क्या होना है? जो लोग, और हम ये भी नहीं मानते कि डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन में हम नहीं मानते कि महिला है तो महिला के लिए काम कर देंगे, या इस जाति के हैं तो बस इस जाति, कोई भी किसी के लिए काम कर सकता है। उसके लिए एक विजन होता है, एक एम्पैथी होती है और लिव्ड एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमारे जीवन, हम यहीं बड़े हुए हैं तो हमारे अपने लिव्ड एक्सपीरियंस है जिससे हमें समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो हम अगर पिछड़े लोग होंगे, जो इकोनॉमिकली पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा तो बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है, उनके लिए भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे कि महिलाओं के लिए करेंगे। पुरुष, ऐसा कोई संभव है कि कोई नेता अगर अच्छा है तो वो चुन के किसी के लिए काम करे? ये नहीं हो सकता। कुछ आरोप भी हैं आप पे। एक आरोप है कि आप सिर्फ चुनाव में ही दिखती हैं, इसके बाद गायब हो जाती हैं पुष्पम चौधरी। देखिए, 2023 में हमारे पिताजी का देहांत हुआ था और हमने उनको मुखाग्नि दी थी और हमने पार्टी के लोगों से कहा था कि हमें 1 साल दीजिए, और जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जो बहुत ही मुश्किल से मिली थी, इतना आसानी से बेटियों को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं होता है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि कभी भी किसी और लड़की की काबिलियत पे कोई प्रश्न उठाए, तो हमने 100% दिया, अपने लिए भी किया, हमारे लिए भी वो ज़रूरी था करना, और हम अपने पिता को भी वो करते थे। उसके अलावा हम हमेशा से यही हैं। और ये जो टर्म है वो है बरसाती मेढक, है ना? प्रश्न ज़बरदस्त रहता है, लेकिन ये लोग गलत आदमी से आके पूछते हैं। हम तो इलेक्ट ही नहीं हुए हैं, हमारे लिए तो कोई बरसात ही नहीं हुई है ना? जब हम वहाँ पे बैठेंगे, आप तभी तो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम वो लॉबस्टर हैं जो एक बार हाथ पकड़ ले तो मरते दम तक नहीं छोड़ता, या हम बरसाती मेढक हैं। अभी तो इनको बरसाती मेढक कहने की ज़रूरत है। और एक बात जी, अगर मान ले कि बरसाती मेढक हैं भी, तो बरसाती मेढक बरसाती सांप से तो बेहतर ही है ना, जो इनके ये नेता लोग हैं। बिहार में राजनीति पैसों से होती है, जाति के आधार पर होती है। लगता है आपको कि कोई अच्छा विजन वाला, खास वो भी लड़की आएगी, ऊपर चढ़ जाएगी हम लोगों से, और नेता ये बर्दाश्त करेंगे? शायद इसी का खामियाजा तो नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी को भुगतना पड़ रहा है कि कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी बीस से पिछली बार विधायक बन जाती तो बाकी सारे नेताओं का भविष्य खराब हो जाता, चूँकि पुष्पम प्रिया चौधरी के पास अच्छा विजन है, अच्छी जानकारी है, काम करने का अच्छा नॉलेज है। इसका खामियाजा तो है ही, इसका खामियाजा है, और महिला होने का बहुत खामियाजा है। तो वो सब तो है, एज इट इज़ है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है तो वो तो बेवकूफ़ाना है ना, सबको मिलके ही करना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी बनने की जो ये इच्छा अगर किसी की, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। साउथ इंडियन सिनेमा नहीं चल रहा, जननायक बनने की इच्छा ख़त्म करने की ज़रूरत है, मिल के काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नेता बनने के लिए स्कोप है, 14 करोड़ जनसंख्या है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ खामियाजा है। और मैं आपको बताती हूँ, जाति ही सिर्फ एक कारण नहीं है जो बिहार में प्रॉब्लम है। आजकल के बिहार की राजनीति में बहुत सारा पैसा पंप किया जा रहा है, और जो लोग पैसा पंप, ये सब क्या है? आप तमाशा देखिए, जिस तरीके के तमाशे होते हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं। अब तो आज नया आजकल ऐसा हुआ है कि वो जैसे रेड बुल के प्रचार में गाड़ियाँ घुमा करती हैं, वैसे अब गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई भी पार्टी इस तरीके से चुनाव से पहले पैसा पंप कर रहा है, और अभी तो आप कह दोगे ना कि कुछ भी बोल दोगे अपना, या उस मनी को आप जस्टिफाई कर दोगे, बट तो फिर चुनाव के बाद भी आप वो पैसा इकट्ठा करना चाहोगे, कहीं से तो करोगे ना, यही आपका मॉडल हो जाएगा। तो ये सब जो पैच वर्क है उसको ख़त्म होना पड़ेगा। राजनीति में जनता को झूठे वादे करना जो संभव नहीं है, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, या फिर 2500 महिलाओं को दे देंगे, 1500 वृद्धा पेंशन दे देंगे, ये सब दे करके राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि बजट ही कम है ना। बजट के अनुसार ही तो आप दे सकते हैं, किसी को भी कुछ भी देना होगा अगर जनता का, तो कितना सही लगता है आपको? मैं फिर से कहूँगी निशिकांत जी कि ये सब डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है। हमने एक मैनिफेस्टो बनाया था 2020 में, जिसमें हमने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अकॉर्डिंगली भी कि 26,000 हम मिनिमम वेतन देंगे। ये हमने ही उसमें लिखा था पहली बार, और हमने ये भी कहा था कि और जो भी पेंशन है वो भी हम 2600 देंगे। उसके बाद पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास वो कहाँ से फंड आए, फंड की तो यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं करता है। वो फंड कहाँ से आएगा उसका भी प्लान है।
हमारी आज की स्टेटस जो पूरे वर्ल्ड में है वो सबसे पिछड़ा होने की। एक तो हमारा देश है जिसमें हम पिछड़ा हैं ही, उसके साथ साथ एक दुनिया भी है। एसपी जी को आपका कागज हाथ लग गया है क्या प्लानिंग वाला? सबको ही लगा होगा कुछ ना कुछ। कागज नहीं, वो नहीं लग सकता, वो तो यहाँ है। वो यही है, उसके लिए हम हाथ में लगने पड़ेंगे ना। चलिए अंतिम सवाल मेरा है, मास्क फिर से कब हटेगा? दर्शक भी जानना चाहते होंगे। हम यही सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे विचार सुने, विचार सुने, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चेहरा क्या है? चेहरा तो इररेलेवेंट है राजनीति में, हम तो कोई एक्टिंग तो कर नहीं रहे, तो चेहरा इररेलेवेंट है, हमारा उसमें कोई देन भी नहीं है, वो तो हमारा जेनेटिक्स है और बहुत सब्जेक्टिव है। किसी को लगेगा कि अच्छे दिखते हैं, किसी को लगेगा कि घटिया दिखते हैं, तो चेहरा में हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो विचार हैं वो हमारे हैं। तो हम बस यही निवेदन करते हैं कि जब तक हम व्यवस्था बदल नहीं दे, प्लीज़ हमारे विचार सुने। इनके विचारों को ध्यान में रखते हुए एक बार ये जरूर सोचिएगा कि बिहार की बेटी हैं, आपकी बेटी हैं और हमारी बेटी हैं। अगर इनको एक बार मौका मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं करेंगी काम, मत दीजिएगा। जैसे औरों को देते हैं उसी तरह से एक बार इनको भी मौका देख के देख लीजिए, इनके विजन को भी आप लोग जांच लीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे भी आपके क्षेत्र में कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको एक बार मौका दे करके देखने में क्या बुराई है, इनको जांच लेने में क्या बुराई है। बाद बाकी आप समझदार हैं, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।